क्लासों में हमने संकारकों का अध्ययन किया था। आज जो क्वांटम का टॉपिक है, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम यांत्रिकी के कुछ अभिग्रहित हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले बता देता हूँ अभिग्रहित क्या होते हैं, क्वांटम के पोस्टुलेट क्या होते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, कि जैसे किसी रिलीजन के ऑफेंड मत होना, यदि कोई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, तो जैसे कोई धर्म है तो उसके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उस धर्म के कुछ नियम होते हैं, मान्यताएं होती हैं। यदि आप उस धर्म में कन्वर्ट होना चाहें या उस धर्म का पालन करते हैं, किसी भी धर्म का, तो आपको उन कुछ नियमों का पालन करना होता है। पहले उन पर यकीन करना होता है कि ये ऐसा होता है। यदि उस बात के उस बात के फेवर में आपको प्रूफ मिल जाए, कोई ऐसे सबूत मिल जाए कि ये बात सही है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखते ही उसके रूल जैसे ही पता लगे, आपको बताए जाए, आपको उन नियमों का पालन करना होता है, चाहे आपके समझ में आए या नहीं आए। आप उन बिलीफ्स, जो रूल हैं, मान्यताओं पर सवाल नहीं कर सकते। वो जैसे हैं वो ऐसे के ऐसे ही आपको मानने पड़ते हैं। ऐसे ही क्वांटम मैकेनिक्स एक रिलीजन है, इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम पोस्टुलेट यानी अभिग्रहित के नाम से जानते हैं। आपको बिना माइंड का यूज किए उनको मानना होता है, और यदि उनको अप्लाई किया जाए, आगे आपके यदि हायर लेवल्स में पढ़ते हैं, हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उनके प्रूफ हमें मिलते हैं, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स के जो पोस्टुलेट हैं उनकी स्टडी करना, उनको पढ़ना जारी रखना होता है, क्योंकि उनके जो एविडेंस हैं, प्रूफ हैं, वो हमें मिलते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टुलेट इसलिए कि हम कोई सवाल नहीं कर सकते कि ऐसा होता है तो मतलब होता है, लेकिन इन पोस्टुलेट के रूल होते हैं आगे क्वांटम मैकेनिक्स में। एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, जिसका नाम था फेनमैन, रिचर्ड फेनमैन। उसने कहा था कि यदि आप ये सोचते हैं कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ में आ गई, तो आप झूठ कहते हैं। या फिर आपसे कोई ऐसा कहता है कि मैंने पढ़ाने वाला कि मैंने तुम्हें क्वांटम मैकेनिक्स समझा दी, वो भी झूठ बोलता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसके सेट ऑफ रूल्स हैं, कहां से कैसे दिए गए कुछ पता नहीं है। ऐसा नहीं कि किसने दिए ये पता नहीं है, लेकिन सिर्फ बना दिए। लेकिन उनके क्या है, प्रूफ है, प्रयोगों द्वारा सिद्ध किए गए हैं कि ऐसा होता है। फेनमैन कहता है यदि आप सोचते हैं कि क्वांटम केमिस्ट्री को आप, क्वांटम मैकेनिक्स को आप समझ सकते हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्लियरली कहा था। और रिचर्ड फेनमैन का क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत बड़ा योगदान था। खुद फेनमैन का खुद कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स मुझे समझ नहीं आती, फेनमैन खुद कहते हैं। तो आप इन बातों को समझिए, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके ऐसे के ऐसे जो के त्यों ही मानने पड़ेंगे। रीड आता क्वांटम मैकेनिक्स, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित
अभिग्रहित किसी सिस्टम की, किसी तंत्र की अवस्था बताने के लिए क्वांटम में क्या होता है, एक अवस्था फलन होता है जिसे साई से डिनोट होता है करते हैं, और ये त्रिविम में एक्स अक्ष पर ओनली या साई एक्स वाई जेड इवन टी, टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, टाइम, ये फलन इन चीजों पर डिपेंडेंट हो सकता है। और ये कैसा होता है, सतत होता है और एक स्वीकार्य फलन है। क्या है, स्वीकार्य फलन है। क्या है, एक अवस्था फलन है किसी तंत्र की अवस्था को बताने के लिए। एक फंक्शन है साई जो एक्स कोऑर्डिनेट और या एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है और टी यानी टाइम पर भी डिपेंड करता है। और ये कैसा है, एक स्वीकार्य फलन है और कैसा होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। जो पहला पोस्टुलेट है वो लिखोगे थ्योरी में, क्या लिखोगे, लिखना प्रत्येक भौतिक निकाय, प्रत्येक भौतिक निकाय, निकाय से मतलब सिस्टम, तंत्र, प्रत्येक भौतिक निकाय के किसी समय t पर, के किसी समय t पर भौतिक अवस्था, किसी समय t पर भौतिक अवस्था को अवस्था फलन साई एक्स वाई जेड कोमा टी द्वारा अवस्था फलन, भौतिक अवस्था को अवस्था फलन साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी से टी द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार, सॉरी ऐसे लिखो, जो समय पर निर्भर करता है, जो समय पर निर्भर करता है, जो समय पर निर्भर, सॉरी, जो समय पर निर्भर नहीं करता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, जो समय पर निर्भर नहीं करता है, यहां साई, यहां साई एक स्वीकार्य फलन है। यहां साई स्वीकार्य फलन है जो सतत तथा परिमित होता है। क्या होता है, परिमित होता है। परिमित से मतलब फिक्स, डेफिनिट। क्या होता है, डेफिनिट। परिमित होता है जो सतत व परिमित यानी डेफिनिट होता है। नेक्स्ट लाइन में अभिग्रहित 2, पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, जैसे गति के चर होते हैं, जैसे स्थिति, संवेग, जैसे गति के चर, जैसे स्थिति, संवेग, इनके लिए क्वांटम में कुछ संकारण दिए गए हैं। जैसे इनको डिनोट करना चाहूं, जैसे मैंने कहा गति के चर होते हैं जो किसी भी मूविंग पार्टिकल की स्थिति को, संवेग को, ऊर्जा को, या जैसे कोणीय संवेग को, स्थितिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उनके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ संकारक दिए गए हैं। जैसे स्थिति, यहाँ 2 कॉलम बनाओगे, 2 कॉलम बनाना, पहले लिख लो थोड़ा सा, फिर कॉलम बनवाना। तो जैसे स्थिति मैं लिखवाऊंगा स्थिति, तो जैसे x
वाई अक्ष पर है तो उसके संगत संकारक क्या होता है, वाई कैप होता है। ऐसे ही जेड कैप होता है। यदि संवेग हो px यानी px दिशा में तो उसके संगत px कैप होता है, जिसे h/2πi द्वारा डिनोट किया जाता है। h/2πi del upon del x। I क्या है, ये आयोटा है। क्या है, आयोटा है। और आयोटा की वैल्यू हमें पता होती है, क्या होती है, आयोटा इक्वल टू होता है -1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल होता है। ये क्या है, आयोटा 2π आयोटा h/2π आयोटा del upon del x। यदि इसी तरीके से संवेग को py पर दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, py कैप इक्वल टू h/2πi del upon del y। तो पोस्टुलेट नंबर 2 में लिखोगे, क्या लिखना है, क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्येक मापन योग्य गतिकीय चर प्रत्येक मापन योग्य गतिकीय चर जैसे वेग, रेखीय संवेग स्थिति, ऊर्जा आदि के लिए क्वांटम यांत्रिकी में संगत संकारक होता है। अब दो कॉलम बनाओगे, यहां लिखोगे गतिकीय चर, यहां लिखोगे संगत संकारक। क्या लिखोगे, संगत संकारक। ठीक है, क्या होगा, स्थिति x y z और एक और होती है स्थिति r। यहां लिख लेना r, संवेग के ऊपर r लिख लेना। और इससे रिलेटेड क्या होता है, r कैप होता है। क्या होता है, r कैप होता है। यानी जब कोई कण क्या कर रहा हो, कोणीय गति कर रहा हो, उसकी स्थिति बताने के लिए क्या होता है, r कैप संकारक से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये लिखोगे। उसके बाद जैसे pz के लिए भी बता सकते हो। और कोणीय संवेग ये उतार लिया, पॉज करो और उतारो। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है और उतारना है। यही तरीका होगा, मैं आपको इतना टाइम नहीं दूंगा। कोणीय संवेग के लिए को L से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके संगत संकारक होता है L कैप इक्वल टू होता है h/2πi आयोटा r डैश। क्या होता है, h/2πi आयोटा r डैश। ये होता है कोणीय संवेग के लिए संकारक L कैप। अब इसको यदि Lx पर लिखें, यानी x अक्ष पर लिखें तो L कैप होगा, Lx कैप इक्वल टू होगा h/2πi यानी आयोटा। ठीक है, और x अक्ष पर देख रहे हैं तो x के अलावा जो भी बचा y del upon del z माइनस z del upon del y ऐसे लिखा जाता है। यदि Ly के लिए लिखता तो मैं क्या लिखता, Ly कैप इक्वल टू h/2πi आयोटा, y है तो z del upon del y माइनस x del upon del x
माइनस डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसी तरीके से यदि एल जेड के लिए लिखता, देखो इरेज कर रहा हूं, एल जेड के लिए लिखता तो कैसे लिखता, एल जेड, तो एल जेड कैप इक्वल टू हो जाता एच अपॉन 2 पाई आयोटा एक्स डेल अपॉन डेल वाई माइनस वाई डेल अपॉन डेल एक्स। ये किसके लिए, जेड एक्सिस पर जो कोणीय संवेग है उसके लिए संकारक होगा। उसके बाद कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है और इसके लिए संकारक होता है, संगत संकारक होता है एच कैप हैमिल्टोनियन, यानी ये होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस, यही होता है एच कैप की वैल्यू। ठीक है, कुल ऊर्जा इरेज कर रहा हूं, और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा V से डिनोट करते हैं, उसके लिए संकारक क्या होता है, V कैप होता है। ऐसे ही गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा को T से या x एक्सिस पर हो तो T x से रिप्रेजेंट, सॉरी, गतिज ऊर्जा को T से, और गतिज ऊर्जा के लिए संकारक होता है T कैप, जो कि इक्वल होता है माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, गतिज ऊर्जा के लिए संकारक होता है T कैप। ठीक है, ऐसे ही T x एक्सिस पर V यानी स्थितिज ऊर्जा x एक्सिस पर निकाले तो Vx लिखूंगा, V कैप x लिखूंगा। ठीक है, इन्हें भी x और y एक्सिस के लिए लिखा जा सकता है। इस तरीके से अभिग्रहित नंबर 2 यानी गतिकीय चल होते हैं, उनके लिए संगत संकारक लिखा जाता है। जैसे मापन योग्य राशियां हैं, उनके संगत संकारक लिखे जा सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। अब बात करता हूं आगे अभिग्रहित नंबर 3। अभिग्रहित नंबर 3 बात करता है आइगन फलन में, आइगन फलन के बारे में, कि कोई भी फलन है, जैसे कोई भी संकारक है, किसी फलन साई पर अप्लाई हो और उसकी वैल्यू क्या हो, अल्फा, साई आए, तो ये अल्फा क्या है, आइगन मान है। क्या है, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू या आइगन इक्वेशन की बात करता है। और जो ये संकारक है ये क्या है, आइगन संकारक कहलाता है। तीसरा पोस्टुलेट अभिग्रहित नंबर 3, किसी निकाय की भौतिक राशियां, जैसे किसी निकाय की भौतिक राशियां जैसे कोणीय संवेग, ऊर्जा आदि के लिए केवल संभावित मान संकारक समीकरण आइगन मान अल्फा के बराबर होते हैं, a कैप साई इक्वल टू अल्फा साई। ये लिखोगे, ये क्या करोगे, लिखोगे
लिख लिया। मान लो कोई फलन कैसा है, कोई निकाय कैसा है, फलन के रूप में है, तो उस फलन के लिए किसी भी राशि का औसत मान या जैसे एवरेज एनर्जी निकाले या माध्य मान कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, या जैसे ए बार के लिए क्या होता है, साई ए साई स्टार डी टॉप या साई स्टार साई स्टार ए साई डी टॉप अपॉन साई स्टार साई डी टो द्वारा लिखा जाता है। ये क्या है, एवरेज वैल्यू है, जिसे हम प्रत्याशा मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्याशा मान भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेंसी वैल्यू। इसे ही यानी इस एवरेज वैल्यू को ही प्रत्याशा मान कहा जाता है। लिखो अभिग्रहित नंबर 4, यदि कोई निकाय अवस्था फलन में हो तो किसी प्रेक्षित राशि के संभावित माध्य मान या औसत मान को जिसका संकारक ए है को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जाता है। ये इक्वेशन लिखोगे, ये क्या है, औसत वैल्यू ऐसे लिखी जाती है, या तो ए बार या कुछ इस तरीके से ये वैल्यू लिखो, ये समीकरण लिखो, प्रदर्शित किया जाता है। और अगली लाइन में लिखना इसे प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेंसी वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, प्रत्याशा मान भी कहा जाता है। प्रत्याशा मान भी कहा जाता है। जो पांचवा अभिग्रहित है वो है कि कोई संकारक हर्मिशियन संकारक होता है यदि वो इस समीकरण को या इस कंडीशन को फॉलो करे, यानी साई 1 ए कैप साई 2 डी टो या डी एक्स भी लिखा जा सकता है, साई 1 ए कैप साई 1 साई 2 डी टो। इस इक्वेशन को कोई भी फॉलो करेगा तो जो संकारक है इस समीकरण में, उस संकारक को हर्मिशियन संकारक या हर्मिटी संकारक कहा जाता है। यही किसका पोस्टुलेट था, यही क्वांटम का पांचवा पोस्टुलेट था। लिखो, जो संकारक निम्न समीकरण में उपस्थित हो, जो संकारक निम्न समीकरण में उपस्थित हो, अर्थात निम्न समीकरण निम्न शर्त को पूरा करता हो, निम्न शर्त को पूरा करता हो
ये इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन लिखोगे, उसे हर्मिटी संकारक कहा जाता है। हर्मिटी संकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिटी संकारक, या इंग्लिश में कहते हैं हर्मिशियन, हर्मिशियन संकारक कहा जाता है, जो निम्न समीकरण को पूरा करता है। समीकरण में जो संकारक होगा एक है, वो क्या है? हर्मिशियन संकारक। और हमें पता है डी टो को क्या है? आयतन अल्पांश है, इसे dx dy dz के रूप में लिखा जा सकता है। ये क्या है? डी टो। क्या है? dz नहीं है, डी टो है, टो। तो निम्न समीकरण को जो पूरा करता है, और इस समीकरण में जो संकारक है वो क्या है? हर्मिटी संकारक है। ठीक है, अब हेडिंग डाला प्रसामान्यीकरण या प्रसामान्यीकृत फलन। प्रसामान्यीकृत फलन, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। प्रसामान्यीकृत फलन से क्या मतलब है? ऐसा फलन, यदि फलन की बात करें तो ये क्या है? स्टेट फंक्शन यानी अवस्था फलन है। यदि इसका स्क्वायर किया जाए, यदि इसका स्क्वायर किया जाए और एक क्या लिखा जाता है? आयतन अल्पांश यानी साई स्क्वायर डी टो। साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है? साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। जब ऐसा लिखते हैं इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 के इक्वल है। इसे ही ऐसे फलन जो 1 के इक्वल हो जाएं, कैसे? साई स्क्वायर डी टो या साई स्क्वायर डी टी भी लिख सकते हैं, या साई स्क्वायर डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल हो? तो यदि 1 के इक्वल हैं तो ऐसे फंक्शन को प्रसामान्यीकृत फलन या नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रसामान्यीकृत फलन कहा जाता है। प्रसामान्यीकृत फलन के लिए प्रसामान्यीकृत तरंग फलन में लिखोगे द्विक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, द्विक में यानी स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता साई स्क्वायर डी टो से प्रदर्शित की जाती है। तो साई स्क्वायर डी टो से या साई स्टार डी टो से प्रदर्शित की जाती है। यदि नेक्स्ट लाइन में, यदि संपूर्ण दिक् में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता 1 हो, संपूर्ण दिक् में यानी स्पेस में जिस जगह में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना चेक कर रहे हैं, वहां यदि संभावना क्या हो? 1 हो, प्रायिकता 1 हो, तो ऐसे फलन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाते हैं। ऐसे फलन प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहलाते हैं। और ये लिखोगे साई स्क्वायर डी टो इक्वल टू 1। कई टीचर
इन्हें ऐसे भी दिखाते हैं मोड लगा के, मोड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक एक के इक्वल हो तो ऐसे फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाते हैं। अब बात करते हैं लाम्बिक फलन या ऑर्थोगोनैलिटी। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होता है? यदि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि साई स्टार साई D2 इक्वल टू क्या हो? 0 हो। साई स्टार साई D2 क्या हो? 0 हो। इन फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज 0। तो ऐसे समीकरण को क्या कहा जाता है, या मैं ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है psi1 psi2 D2 क्या हो? 0 हो। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? लाम्बिक समीकरण कहलाते हैं, लाम्बिक तरंग फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लाम्बिक तरंग फलन। हेडिंग क्या होगा? लाम्बिक तरंग फलन यानी ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन। हेडिंग क्या होगा? इसमें लिखना लाम्बिकता आइगन फलन का, लाम्बिकता क्या, यहां से लाम्बिकता आइगन फलन का एक गणितीय गुण है। लाम्बिकता आइगन फलन का गणितीय गुण है। यदि कोई फलन निम्न शर्त को पूरा करे, यदि कोई फलन निम्न शर्त को पूरा करे तो उसे लाम्बिक तरंग फलन कहते हैं। तो उसे लाम्बिक तरंग फलन कहते हैं। psi1 psi2 D2 इक्वल टू क्या हो? 0। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना क्या है? 0 है। तो psi1 psi2 D2 क्या होगा? 0 के इक्वल है। तो ऐसे फंक्शन को psi1 psi2 क्या होगा? लाम्बिक तरंग फलन कहलाएंगे। बात क्लियर? इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।